इस वीडियो में बेटे हम मेंडल्स के लॉज ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे और मेंडल ने हमें 3 तरह के लॉज दिए थे। फर्स्ट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेकंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड थर्ड इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो अभी हम अगर इन लॉज को नहीं पढ़ेंगे या एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो हमारी जो जेनेटिक्स की स्टडीज़ है वो इनकम्प्लीट रहेगी। इसलिए हमें पहले ये हम मेंडेलियन जेनेटिक्स के अंदर ये 3 लॉज को पहले पढ़ना है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि ये लॉज जो आपने पहले मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस पढ़े थे उन्हीं से लिंक्ड हैं। अगर आपने मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप पहले वो वीडियो देख लें, उसके बाद आप ये लॉज की वीडियो देखें, बिकॉज आपने वही क्रॉसेस यहाँ पे यूज़ करने हैं। मैं दोबारा वो क्रॉस यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगी। तो पहला जो लॉ हम पढ़ेंगे वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मीनिंग है सेपरेशन। और सेपरेशन यहाँ पे अलील्स की होगी। जब मेंडल ने पी के 7 करैक्टर्स के मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस करवा दिए तो जो नॉलेज उसके पास आया था उससे पहले उसकी एक समरी लिखी थी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को एक्सप्लेन करने के लिए। वो समरी जो उसे सारा मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस को करवाने के बाद जो भी नॉलेज उसको गेन हुआ था, पहले हम थोड़े से पॉइंट्स उसके लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम सेग्रीगेशन को एक्सप्लेन करेंगे कि बेसिकली वो सेग्रीगेट किस चीज़ को करवाना चाह रहा है। तो जो नॉलेज अब तक आपको मेंडल ने दिया था कि हर एक करैक्टर को हमारी बॉडी के अंदर कौन कंट्रोल कर रहा है, जीन्स कंट्रोल कर रही हैं। और जीन्स की टोटल कितनी कॉपीज होती हैं? नॉर्मली 2 होती हैं, लेकिन जब भी म्यूटेशन होती है या एबनॉर्मल बिहेवियर होता है तो उसके अंदर मोर देन 2 भी हो सकती हैं। तो किसी भी कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर जीन्स हैं और नॉर्मली इसकी कॉपीज 2 होती हैं। तो ये जो 2 कॉपी हैं जीन्स की, जिसे आप अल्टरनेटिव वर्जन्स भी कहते हो, तो वो अल्टरनेटिव वर्जन ऑफ जीन्स आर कॉल्ड एलील्स, कॉपीज ऑफ जीन्स या फिर अल्टरनेटिव वर्जन ऑफ जीन। ओके, सो मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस करवाने के बाद उसने आपको बेसिकली ये जीन का कॉन्सेप्ट दिया था। आल्दो वो जीन की टर्म यूज नहीं कर रहा था, वो जीन की जगह पे क्या टर्म यूज कर रहा था? फैक्टर की, कि कोई ऐसा फैक्टर है, कोई ऐसा यूनिट है जो कि पेरेंट्स से चाइल्ड के अंदर ट्रांसफर होगा और कैरेक्टर्स को भी ट्रांसफर करवा देगा। ठीक है, सो ये वाली जीन्स बेसिकली वो फैक्टर टर्म यूज कर रहा था और उसने फैक्टर के लिए बोला था कि फैक्टर की 2 डिफरेंट वर्जन्स होती हैं जिसे आप जीन्स कहते हो। अब हम जीन की टर्म यूज करेंगे तो इस फैक्टर की या जीन की अल्टरनेटिव वर्जन्स हैं, कॉपीज हैं, जिन्हें आप एलील्स कहते हो। तो मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस कंप्लीट करने के बाद डिफरेंट कैरेक्टर्स के उससे मेजर जो हमें कॉन्सेप्ट भी दिया था वो जीन का था और एलील का था। जीन बेटे आपको एंड एलील इस दोनों का डिफरेंस मैं टर्म्स में बता चुकी हूँ, अभी भी मैंने बता दिया है। फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं कि हमारे किसी भी कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर जीन है। तो कोई भी कैरेक्टर, फॉर एग्जाम्पल हाइट का जो कैरेक्टर है आपका, इसको एक जीन कंट्रोल कर रही है। और जीन भी मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपके क्रोमोसोम के ऊपर एक सेगमेंट होता है। क्रोमोसोम्स कहाँ पे होते हैं, किस चीज़ के बने होते हैं, ये भी सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको पहले दे चुकी हूँ। ठीक है, सो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल के अंदर ये क्रोमोसोम्स जो हैं उनके ऊपर सेगमेंटेशन है जिसे आप जीन्स कहते हो। अगर आपने पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे तो पहले आप वो देख लें। तो फॉर एग्जाम्पल इस हाइट के कैरेक्टर को जो आपका क्रोमोसोम का सेगमेंट कंट्रोल कर रहा है उसे आप एक हाइट की जीन कहते हो। अब हाइट की वर्जन्स कितनी हो सकती हैं? कुछ लोग जो हैं वो टॉल होते हैं, लंबे होते हैं, कुछ लोग जो हैं वो ड्वार्फ होते हैं। ठीक है, सो अगर हम कह रहे हैं कि
ये वर्जन्स हैं या फॉर्म्स हैं हमारे डिफरेंट करेक्टर्स की, अल्टरनेटिव आप कह सकते हो वेराइटीज हैं। तो ये वाले जो टॉल एंड ड्वार्फ हैं ये ट्रेड्स हैं एंड हाइट इज अ करेक्टर। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ये जो अलील्स हैं आपने बोला कि टॉल भी हो सकता है करेक्टर, ड्वार्फ भी करेक्टर हो सकता है। अब ये जो एक जीन है, इस जीन के अंदर जो अलील्स हैं उसकी कॉपीज कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। और अलील को रिप्रेजेंट करने के लिए आप इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं। तो अल्फ़ाबेट्स कौन से यूज़ करते हैं वो भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि कोई भी करैक्टर है तो 2 करैक्टर्स की मैं एग्जांपल आपको दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल ब्लैक कलर की आईज, ठीक, ब्लैक कलर की आईज एंड गोल्डन आईज। ओके, अब यहाँ पे 2 हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं कि किसी भी ट्रेड को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा अल्फाबेट आपने यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल हम कह देते हैं कि टॉल करैक्टर जो है एंड ड्वार्फ करैक्टर जो है, इन दोनों में से टॉल इज अ डोमिनेंट एंड ब्लैक एंड गोल्डन आईज में से जो ब्लैक कलर है ये डोमिनेंट है। ब्लैक कलर की आईज जो है वो डोमिनेंट है एंड गोल्डन कलर की जो आईज है वो रिसेसिव है। ठीक है, ओके। अब आपने जो लेटर्स यूज करने हैं इंग्लिश के वो आप किस तरह से यूज करोगे? टॉल का फर्स्ट अल्फाबेट क्या है? टी एंड ड्वार्फ का फर्स्ट अल्फाबेट क्या है? डी। जब आप लोगों ने अलील्स के लिए लेटर्स यूज करने हैं तो जो डोमिनेंट का फर्स्ट लेटर होगा वही आपने यूज करना है। आपको पता है कि जो डोमिनेंट ट्रेड है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप कैपिटल अल्फाबेट्स यूज करते हैं और रिसेसिव को रिप्रेजेंट करने के लिए आप स्मॉल लेटर्स का यूज करते हैं। लेकिन लेटर कौन सा होना चाहिए ये डिफाइन करेगा कि आपका जो डोमिनेंट ट्रेड है उसका फर्स्ट अल्फाबेट क्या है। अब हाइट का टॉल एंड ड्वार्फ डोमिनेंट एंड रिसेसिव को रिप्रेजेंट करने के लिए आप कैसे यूज करेंगे? फॉर एग्जांपल यहाँ पे टॉल का फर्स्ट अल्फाबेट टी है और यहाँ पे हम दोनों ही होमोजाइगस ले रहे हैं। तो ये आपका टॉल की दोनों अलील्स हमने लिख दी। ड्वार्फ के लिए भी आप यही कैपिटल यूज करोगे। डोमिनेंट का फर्स्ट अल्फाबेट ही आप रिसेसिव के लिए भी यूज करेंगे, लेकिन वो किस फॉर्म में यूज करेंगे? स्मॉल लेटर्स की फॉर्म में। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इसी तरह से ब्लैक कलर की आईज जो है हमने बोला वो डोमिनेंट है एंड गोल्डन कलर की जो आईज हैं वो रिसेसिव हैं। तो अब आप लोगों ने अलील्स लिखने के लिए कौन से वाला अल्फाबेट चूज करना है? डोमिनेंट का फर्स्ट अल्फाबेट बी है तो आप बी यहाँ पे लिखने हैं डोमिनेंट के लिए। फॉर एग्जांपल हम होमोजाइगस कंडीशन लिख रहे हैं तो ये कैपिटल बी दोनों आ जाएंगे। और गोल्डन का फर्स्ट जी है तो आपने ये नहीं करना कि रिसेसिव के लिए आप स्मॉल जी लिखेंगे। आपने डोमिनेंट का ही फर्स्ट लेटर यूज करना है, लेकिन वो किस फॉर्म में? स्मॉल लेटर्स की फॉर्म में आपने रिप्रेजेंट करना है। ओके, सो ये जीन एंड अलील का कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले भी बता चुकी हुई हूँ कि होमोजाइगस किस कंडीशन में है, हेटेरोजाइगस किस कंडीशन में है। तो मेंडल ने फिर मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस करवाने के बाद जब उसने अपने रिजल्ट्स को कंक्लूड किया तो उसने हमें जीन्स का कॉन्सेप्ट दिया जिसमें वो एज अ फैक्टर की टर्म यूज कर रहा था और अलील्स का कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, सो यहाँ पे फिर उसके बाद जब हेटेरोजाइगस कंडीशन होती है तब कौन सा ट्रेट अपीयर होता है? अब फॉर एग्जांपल हेटेरोजाइगस कंडीशन है। हेटेरोजाइगस कंडीशन आपको पता है एक ही टर्म में हो सकती है जब दोनों अलील्स जो हैं वो डिफरेंट होंगी। दोनों अलील्स डिफरेंट होंगी, इट मीन्स कि एक तो कैपिटल होगी और एक स्मॉल लेटर में होगी। तो हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर कौन सी अलील अपना ट्रेट अपीयर करवाती है? कैपिटल वाली जो अलील है, जो डोमिनेंट अलील है वो अपना ट्रेट अपीयर करवा देती है। और जो रिसेसिव अलील है इसका जो ट्रेट है वो मास्क हो जाता है, वो नजर आपको नहीं आता। ओके, सो अब यहाँ पे जो फोर्थ एंड लास्ट कॉन्सेप्ट हमें उसने दिया था दोनों क्रॉसेस करवाने के बाद, मोनो हाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस करवाने के बाद, कि जो अलील्स हैं जब गैमेट की फॉर्मेशन होती है, अगर आप रिकॉल करें मोनो हाइब्रिड क्रॉस को एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस को तो आपको याद आ जाएगा कि कहाँ पे आपने गैमेट फॉर्मेशन की थी। अगर आपको नहीं याद तो आप दोबारा वीडियोस ओपन करके देख सकते हैं कि गैमेट फॉर्मेशन में अलील्स सेपरेट हो जाती हैं।
ये लास्ट एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट था मेंडल के रिसर्च वर्क का। गैमीट फॉर्मेशन हो रही है। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ऑल्दो आपने ये मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस पहले पढ़ा हुआ है, डिटेल नहीं बताऊंगी मैं, अगेन आपको बता रही हूँ कि आपने अगर वो लेक्चर नहीं सुने तो पहले मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस के लेक्चर सुन लें। फॉर एग्जाम्पल जब आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया था तो आपने जो पेरेंट्स चूज किए थे वो प्योर लाइन से। प्योर लाइन पेरेंट्स क्या होते हैं कि प्योर लाइन पेरेंट्स आप उनको कहते हो जो कि होमोजाइगस होते हैं। होमोजाइगस वो क्यों होते हैं? बिकॉज अगेन एंड अगेन उनकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन हुई होती है, उनकी क्रॉस फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, इसलिए कोई एक्सटर्नल अलील उनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। तो यहाँ पे फिर आप लोगों ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के लिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो आपने पहले पढ़ा था वो सारा इसके अंदर आपने ऐड करवाना है। इसके नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में फिर आप लोगों ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस को बताएंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर आप लोगों ने दो प्योर लाइंस को चूज किया था। फॉर एग्जाम्पल ये हम लिख रहे हैं मैटरनल एंड पैटर्नल, दोनों पेरेंट्स लिख रहे हैं। और हम हाइट का ही करेक्टर ले लेते हैं। तो एक आपने लिखा था होमोजाइगस, बिकॉज आपके जो पेरेंट्स हैं वो प्योर लाइंस होने चाहिए, तो होमोजाइगस आप लिखेंगे, ये आप पेरेंट्स लिख रहे हैं। तो होमोजाइगस ही मदर होगी और इसका ऑपोजिट ट्रेट क्या होता है? ड्वार्फ ट्रेट होगा। ओके, अब ये आपके मदर की जीन थी हाइट की और ये फादर की थी। जब ये दोनों अलील्स, ये एक जीन है और जीन के अंदर कितनी अलील्स हैं? 2 अलील्स हैं। यहाँ पे जब आप लोगों ने गैमेट फॉर्मेशन लिखी थी तो गैमेट की फॉर्मेशन में आप लोगों ने ये दोनों अलील्स को सेपरेट करवा दिया था। बिकॉज आप लोग माइटोसिस एंड मियोसिस फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर बहुत डिटेल के साथ पढ़ चुके हो कि जब भी मियोसिस का प्रोसेस होता है, जब भी गैमेटोजेनेसिस होती है, गैमेटोजेनेसिस मीन्स कि गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है, तो जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो हाफ हो जाते हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू पेरेंट्स। तो यहाँ पे भी एक जीन जो है, जीन्स आपको पता है किसके ऊपर है? क्रोमोसोम्स के ऊपर है। तो जब क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ होता है तो अलील्स भी यहाँ पे एक गैमेट के अंदर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको पता है कि जब भी मियोसिस होती है तो मियोसिस के प्रोसेस में एक सेल से कितने सेल्स बनते हैं? 4 सेल्स होते हैं। और ये वाला सेल अगर डिप्लॉइड था तो ये वाले सेल्स हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ रह जाता है। ये आप लोग माइटोसिस एंड मियोसिस के अंदर पढ़ चुके हैं। तो जब भी गैमेट की फॉर्मेशन होती है तो ये दोनों अलील्स जो हैं ये सेपरेट हो जाती हैं और गैमेट्स सेपरेट्स के अंदर इस तरह से जाके सेव हो जाएंगे। ओके, आपको पता है कि मदर का जो गैमेट है उसे आप एग कहते हो, फादर का जो गैमेट है उसे आप स्पर्म कहते हैं। चाहे एग है या स्पर्म है वो हैप्लॉइड है, उसमें क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ होगा। तो एक जीन्स आपको पता है क्रोमोसोम है, तो एक जीन का जो हाफ है वो एक गैमेट के अंदर आता है। इसी तरह से हुआ है ना कि इसका हाफ जो है, हाफ दोनों का, 2 का हाफ क्या होगा? एक ही होगा ना, तो एक आया ना एक गैमेट के अंदर। ओके, सो यहाँ पे 2 आपके गैमेट्स, 2 एग्स बन गए हैं और ये दोनों हैप्लॉइड हैं। यहाँ पे भी अगर आप सेपरेट करें, ये भी एक जीन थी, तो जब यहाँ पे भी मियोसिस होती है तो इनकी गैमेट्स की फॉर्मेशन के अंदर दोनों गैमेट्स जब नहीं बनते हैं तो उसके अंदर ये दोनों अलील्स सेपरेट हो जाती हैं। बिकॉज गैमेट्स में जीन्स का नंबर, क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ होता है, ठीक है, हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड नहीं होता। बेसिकली सारी नॉलेज के बाद, सारे रिसर्च के बाद जो मेंडल था वो अपने फर्स्ट प्रिंसिपल के अंदर यही बताना चाह रहा था। लेकिन ये जो सेग्रीगेशन का प्रोसेस है कि मियोसिस का प्रोसेस के दौरान यहाँ पे जो गैमेट्स के अंदर आपके क्रोमोसोम्स का नंबर है वो हाफ रह जाता है, हैप्लॉइड हो जाते हैं, इससे पहले हमारे पास ये कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है। एक चीज़ और बता दूं कि मेंडल ने ये सारे बेसिक्स हमें जेनेटिक्स की दे दी थी, लेकिन हम इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च तब क्यों नहीं कर सके थे। बाकी जो उसके कोलीग्स थे या बाकी जो लोग थे, पब्लिक थी, वो क्यों इस पर स्टडी नहीं कर पाई? बिकॉज सब माइक्रोस्कोप्स या बाकी जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो डिस्कवर नहीं हुए थे। और माइक्रोस्कोप्स डिस्कवर ना होने की वजह से या बाकी इंस्ट्रूमेंट्स डिस्कवर ना होने की वजह से
उन्हें प्रॉपर प्रोसीजर नहीं पता चल रहा था कि किस तरह से ये करैक्टर्स या जीन जो हैं वो ट्रांसफ़र होती हैं, ठीक है। लेकिन ये सारे कॉन्सेप्ट जिसे हम अभी जीन्स कहते हैं, एलील्स कहते हैं या फिर माइटोसिस एंड मियोसिस कहते हैं, इन सब का एक जो हिंट है, जो बेस है, वो हमें मेंडल प्रोवाइड कर गया था। आल्दो अभी हमने बहुत सक्सेसफुली इसके ऊपर रिसर्च कर ली हुई है, लेकिन मेंडल ने सबसे पहले ये हमें एक बेसिक्स प्रोवाइड की थी कि ऐसा हो रहा होता है। और ये जो अभी आप कहते हो कि गैमेट्स के फॉर्मेशन के अंदर गैमेटोजेनेसिस में मियोसिस होती है, तो ये कॉन्सेप्ट हमें 1860s में ही हमें मेंडल दे गया था कि गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस में जो गैमेट्स बनते हैं उसमें जीन्स का नंबर हाफ हो जाता है, जिसे आप अब एज अ मियोसिस कहते हो, ठीक है। लेकिन तब हमें बिकॉज बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था, इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं थी, माइक्रोस्कोप्स डिस्कवर नहीं हुई थी, इसलिए तब हम इस चीज़ को प्रॉपर अंडरस्टैंड उसके वर्क को नहीं कर पाए थे। ओके, सो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर वो क्या कहते हैं कि जब भी गैमेट्स बनते हैं, ये दोनों अलील्स एक जीन के अंदर जो प्रेजेंट होती हैं वो सेपरेट हो जाती हैं, बिकॉज गैमेट्स के अंदर जीन्स का नंबर या फिर क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ रह जाता है। ओके, अब आपने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था, अगर उसे रिकॉल करें तो आप लोगों ने क्या किया था कि पुनेट स्क्वायर के थ्रू आपने इसको क्रॉस करवाया था। एक साइड पे आपने मेल के लिख दिए थे और एक साइड पे फीमेल के गैमेट्स लिख दिए थे। जब आपने ये क्रॉस करवाया था तो पहले आपका जो अलील है एक ही, अब यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, इस साइड पे जो आपने लिखे हुए हैं ये सारे एग हैं और इस साइड पे जो आपने लिखे हुए हैं ये सारे स्पर्म है। तो एग एंड स्पर्म जब फर्टिलाइज होते हैं तो फर्टिलाइजेशन के प्रोसीजर के बाद जो यहाँ पे ऑफस्प्रिंग्स बन रहे होते हैं वो आप यहाँ पे लिख रहे होते हो, ठीक है। ये बेसिकली फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है। फर्टिलाइजेशन मीन्स कि एग एंड स्पर्म की फ्यूजन हो रही होती है, ठीक है। और एक चीज आपको मैंने तब बताई थी कि जब भी आप लोगों ने फ्यूजन करवानी है तो एक ही जीन का जब आप अलील लिख रहे होंगे तो एक चीज ध्यान में रखिएगा कि एक ही जीन के स्मॉल एंड कैपिटल अलील्स को जब आपने लिखना है तो पहले आप कैपिटल लिखते हो और सेकंड फिर उसके बाद आप स्मॉल को लिखते हो। इस तरह से आपने ये बाकी के सारे लिख लिए थे। इसकी फेनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियोज आप लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर पढ़ चुके हैं, वो मैं दोबारा नहीं बताऊंगी, आप उसी वीडियो के अंदर दोबारा इसको देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो आपके पास F1 जनरेशन आई थी, जब आप लोगों ने F1 को सेल्फ क्रॉस कराया था, F1 को ही F1 से क्रॉस करवाया था। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास दो कोई से भी F1 के मेंबर्स से, जब यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन हुई थी तो यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन करते हुए आप लोगों ने एक गैमेट के अंदर ये एक ही एलील है, आपको पता है एक ही जीन है, एक ही जीन है, एक मीन्स के ये एक ही ट्रेट है। तो ये पूरे का पूरा जो आपका यहाँ पे हमने सेगमेंट लिखा हुआ है ये आपकी हाइट को कंट्रोल कर रहा है। ये फीमेल हो सकती हैं, ये मेल हो सकता है, दो डिफरेंट मेंबर्स आपने लिए हुए हैं। तो जब इनके गैमेट्स बनते हैं तो इनके अंदर भी एक जीन की जो दोनों अलील्स हैं ये सेग्रीगेट हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं, बिकॉज गैमेट्स की फॉर्मेशन मियोसिस के प्रोसेस के थ्रू होती है, जिसमें जीन्स का नंबर एंड क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ रह जाता है। इसी तरह से दूसरे मेंबर में भी आप लोगों ने जब गैमेट्स की फॉर्मेशन करवाई थी तो एक जीन के अंदर जो अलील्स थी वो सेपरेट हो जाती हैं। तो ये सारा जो नॉलेज था हमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का, उसने मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस जो 7 साल उससे वर्क किया था पी प्लांट के ऊपर, वो सारा काम करने के बाद ये सारी इंफॉर्मेशन उससे हमें दी थी। और ये सारा क्रॉस अगर आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आता है तो आप लोगों ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस उसके अंदर प्रॉपर, जिस तरह से हम लोगों ने पहली वीडियो में पढ़ा था, पेरेंट्स का, गैमेट्स का, F1 जनरेशन का, देन F1 को F1 से क्रॉस करवाना है, उनकी फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो, ये सारी चीज़ें बेटे आप लोगों ने इसके अंदर बतानी है। ओके, सो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की एक फाइनल स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसको वाइंड अप कर देते हैं और अपना सेकंड लॉ स्टडी कर लेते हैं। जस्ट यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना थी, बेसिकली इसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस था जो आप पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं कि जब गैमेट्स फॉर्मेशन होती है तो एक ट्रेट को, जो जीन है, जो आपका करैक्टर को जो एक जीन कंट्रोल कर रही होती है, उसके अंदर जो अलील्स हैं
जब गैमेट्स बनते हैं तो एलील्स दोनों सेपरेट हो जाती हैं। इसकी बेसिक एग्जांपल आप डायहाइब्रिड के अंदर भी दे सकते हो, बिकॉज जस्ट सेग्रीगेशन का बताना है तो आप जस्ट मोनोहाइब्रिड तक ही रखें। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो आप पढ़ेंगे वो आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो आप डायहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू कर सकते हैं, वो भी हम आगे देखते हैं। लेकिन पहले हम इसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हम किस तरह से, अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन में यूज करनी है या शॉर्ट क्वेश्चन में यूज करनी है तो वो आप किस तरह से लिखेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, अगर आप इसको याद रख लें तो जिस तरह से आप लोग जो पेरेंट्स स्टार्ट करते हैं किसी भी लॉ को बताने के लिए, किसी भी मैंडल का लॉ है, कोई क्रॉस है उसका मोनोहाइब्रिड या डायहाइब्रिड, तो आप जो पेरेंट्स हैं उससे आप प्योर लाइन लेते हो। तो ये जो प्योर लाइन्स पेरेंट्स आप लोगों ने चूज किए होते हैं, अगर आप यहाँ पे इनके गैमेट्स को देखें, यहाँ पे तो ऑब्वियसली बिकॉज उनके दोनों अलील्स एक जीन के अंदर होमोजाइगस थे तो अलील सेम थी, तो यहाँ पे आपके दोनों अलील्स इस फॉर्म में आ गए। यहाँ पे आपके पेरेंट्स जो थे वो प्योर लाइन थे। लेकिन अगर आप यहाँ पे नोट करें तो यहाँ पे जो आपका F1 के इंडिविजुअल थे इन्हें आप प्योर लाइन नहीं कह सकते। प्योर लाइन क्यों नहीं कह सकते? बिकॉज इसके अंदर दो डिफरेंट ट्रेड्स की एलील्स हैं, एक ड्वार्फ की एलील है और एक टॉल हाइट की है। अगर ये होमोजाइगस कंडीशन होती तो उस कंडीशन में आप जस्ट इसको प्योर लाइन कह सकते थे, लेकिन हेट्रोजाइगस को आप प्योर लाइन नहीं कह सकते। लेकिन हेट्रोजाइगस के जो आगे गैमेट्स बनेंगे अगर आप उनको नोट करें तो इस गैमेट के अंदर जस्ट कैपिटल टी है, इस गैमेट के अंदर जस्ट स्मॉल टी है, इस तरह से इस गैमेट के अंदर भी कैपिटल टी है, इसके अंदर भी स्मॉल टी है। हर एक गैमेट में जस्ट एक ही अलील है, वहां पे कोई भी हेट्रोजाइगोसिटी शो नहीं हो रही। हेट्रोजाइगोसिटी शो नहीं हो रही, इट मीन्स के दो डिफरेंट अलील्स इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। ओके, बिकॉज गैमेट्स के अंदर यहाँ पे जस्ट एक ही अलील है तो इसलिए आप कहते हो कि इनके जो गैमेट्स हैं वो यहाँ पे होमोजाइगोसिटी का जो करैक्टर था प्योर लाइन का वो शो कर रहे हैं। तो आप ये कह सकते हो कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर जितने भी गैमेट्स बनेंगे, ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में जितने भी गैमेट्स बन रहे हैं वो प्योर लाइन करैक्टर्स के हैं। प्योर लाइन करैक्टर्स आप कब शो करते हो? जब एक ही तरह की एलील्स होती हैं। फॉर एग्जांपल आपने इनके पेरेंट्स को प्योर लाइन बोला था, इट मीन्स के इनकी दोनों एलील्स जो थी वो सेम थी और कैपिटल टी थी। यहाँ पे दोनों एलील्स डिफरेंट हैं, डिफरेंट यहाँ पे आप लोग स्मॉल टी है, लेकिन यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो डिफरेंट है, लेकिन एक इंडिविजुअल के अंदर सेम है। ठीक है, यहाँ पे भी दोनों एलील्स कैपिटल है, यहाँ पे भी दोनों एलील्स स्मॉल है। इट मीन्स के एक इंडिविजुअल के अंदर किसी भी जीन की अगर दोनों एलील्स सिमिलर हैं तो होमोजाइगस है तो आप उसे प्योर लाइन कहते हो। यहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन में आप इस इंडिविजुअल को प्योर लाइन नहीं कह सकते, ठीक है, बिकॉज दो डिफरेंट एलील्स हैं। लेकिन जब इनके गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है तो गैमेट्स के अंदर एक ही तरह की एलील है, या तो कैपिटल है या फिर स्मॉल है, तो इनके गैमेट्स को आप कहते हो कि ये प्योर लाइंस हैं। ठीक है, सो अगर आप लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर जितने भी गैमेट्स बन रहे हैं उन गैमेट्स को अगर आप देखें तो वो गैमेट्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर आपके सारे प्योर लाइन कैरेक्टर्स शो करते हैं। इसलिए फिर आप लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को एक सेकंड नेम भी देते हो और वो सेकंड नेम क्या है? लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के लिए आपने लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स क्यों बोला? बिकॉज गैमेट्स के अंदर जस्ट एक ही तरह की एलील्स हैं, उनके अंदर हेट्रोजाइगोसिटी नहीं है, इसलिए आप कह सकते हो कि ये लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स है। ओके, अब हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की फाइनल स्टेटमेंट देख लेते हैं। ओके, ये स्टेटमेंट आपको लिखी हुई नजर आ रही है इस लॉ की। ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन कब होती है? मियोसिस में। ओके, सो ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन द अलील्स फॉर ईच जीन्स, अलील्स का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर है, जीन का कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो किसी भी जीन की जो अलील्स हैं वो सेग्रीगेट हो जाती हैं। सेग्रीगेट का मैं आपको मीनिंग बता चुकी हूँ कि सेपरेट हो जाती हैं।
और सच दैट ईच गैमेट फॉर्म कैरीज ओनली, कि हर एक गैमेट के अंदर जस्ट एक ही एलील प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक कैपिटल टी एंड कैपिटल टी का जब गैमेट्स लिखते हैं तो एक गैमेट में एक टी कैपिटल टी और एक गैमेट में एक कैपिटल टी होता है। तो हर एक गैमेट के अंदर एक जीन की कितनी एलील्स रिसीव की जाती हैं, जस्ट एक ही एलील रिसीव की जाती है। जो सेकंड एलील है वो सेकंड गैमेट के अंदर होगी। ये जो 2 एग्स हैं, 2 गैमेट्स हमने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, तो इट मीन्स कि हर एक गैमेट के अंदर एक जीन के कितने एलील जाते हैं, जस्ट एक ही एलील जाता है। तो ये बेटे आप लोगों का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था। इसमें आप लोगों ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था वो इसके साथ ऐड करना है, और बाकी जो नोट्स में आपको प्रोवाइड करूंगी वो एग्जांपल्स आपने कुछ कोड कर देनी है इनके साथ, ठीक है। तो ये आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कंप्लीट हो जाएगा। आपको कोई भी क्वेश्चन है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अंदर आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस लाजमी लिखना है। मैंने दोबारा क्यों नहीं कराया, बिकॉज हम वो पहले पढ़ चुके थे, तो जस्ट टाइम सेव करने के लिए आप को बता दिया है कि आपने कोड करना है, लेकिन दोबारा लिखवाया नहीं है मैंने। अगर आपको वो समझना है तो आपकी वीडियो सेपरेट मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर है, आप वो दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। सो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।